हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं घनत्व। उसमें हमने स्टार्ट किया जनसंख्या वृद्धि। पॉपुलेशन ग्रोथ, ये 3 कारकों पे आधारित होती है: मृत्यु दर, जन्म दर और प्रवास पर। इसमें हमने इसको वृद्धि के कारण पढ़े हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, और हमने इसमें उत्पन्न जो समस्याएं हैं जिसमें हम प्रति व्यक्ति आय की कमी है, जिसके अंदर बेरोजगारी है, जिसमें आर्थिक विकास में रुकावट है, गरीबी, कुपोषण जैसी समस्याएं हैं, संसाधनों की कमी और अपराधों में वृद्धि, जीवन स्तर में गिरावट, नगरीकरण को बढ़ावा, इस तरीके की जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके बाद हम जो पढ़ने जा रहे हैं जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत वो तो बात हो गई, आप बुक से भी पढ़ लेना। और जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत जो हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। इन सिद्धांतों के बारे में हमें यह है कि कोई विद्वान हो, कोई ज्योग्राफर्स हो, कोई जनांकिकी हो, जनांकिकी बोलते हैं जनसंख्या भूगोलवेत्ता को, तो हमें कोई भी अपना विचार हो, कोई अपना मत हो, वो दूसरों के सामने रख दें तो वो अपना सिद्धांत, अगर वो चल गया तो सिद्धांत बन गया। मानो आप लोगों ने ये कहा कि ये कार्य इस तरीके से होगा, ये कार्य इस तरीके से होगा, और अब सर्वे के दौरान वो कार्य उसी तरीके से हो रहा है, तो वो आपका प्रचलन में आ जाएगा, काम किया हो, और वो सबके जो विचार हैं उनमें मेल खाता होगा, तो उसको हम सिद्धांत नाम दे देते हैं, थ्योरी नाम दे देते हैं। तो ऐसे ही इस जनसंख्या वृद्धि के संबंधी जो सिद्धांत है, अनेक विद्वानों ने, जो मानव सभ्यता जब स्टार्ट हुई, जब उसका उदय हुआ मानव सभ्यता का, तब से ही विद्वानों के जो जनसंख्या वृद्धि है उसके रूप में भिन्न भिन्न मत चले हैं। किसी के अलग प्रकार के मत हैं, कोई विद्वान ऐसा है जिसके अलग प्रकार के मत हैं, तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत होते हैं। कुछ विद्वानों ने मानव प्रजातियों तथा राष्ट्रों की उत्तरजीविता के लिए जनसंख्या की जो वृद्धि है वो सतत रूप में होती रहे, उसके पक्ष में थे। कुछ विद्वान हैं वो कहते हैं कि जो मानव प्रजाति है उसको बचाने के लिए, पहली बात। दूसरी, राष्ट्रों की जो राष्ट्र है या देश है उसकी उत्तरजीविता, यानी कि उसकी शक्तिशाली, यानी उसमें जो शक्ति है, जो मानव के द्वारा आर्थिक रूप से शक्ति प्रदान की हुई है वो बची रहे, यानी उत्तरजीविता उस देश की बची रहे, उसके लिए मानव समुदाय है जितना भी, उसके अंदर सतत वृद्धि जनसंख्या में होती रहे। कुछ विद्वान तो ये कहते हैं, समझने की कोशिश करना, कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जो मानव की प्रजाति है, जैसे आप देखते होंगे कई पशु हैं जिसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर देते हैं, राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर देते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो लुप्त होने की कगार में, तो उसका प्रजनन के माध्यम से उस प्रजाति को बचाने के लिए सतत वृद्धि उसमें करते रहते हैं, इसलिए उसको राष्ट्रीय जीव घोषित किया जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना। यहाँ पे हम कहते हैं कि कुछ विद्वान अन्य हैं जो ये कहते हैं कि जनसंख्या तीव्र वृद्धि होगी, तो ये तीव्र वृद्धि जो अनेक सभ्यताएं हैं उनका काल कवलित बन जाएगी, यानी उसको खा जाएगी। अगर ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी तो अनेक सभ्यताएं जो है वो नष्ट हो जाएंगी। ठीक है, जैसे पहले वाली सभ्यताएं लुप्त हो गई हैं, सिंधु घाटी सभ्यताएं हैं या कालीबंगन सभ्यताएं हैं, वो पहले वहाँ मानव था, ज़्यादा मानव होने के कारण वो सभ्यताएं वहाँ की भी लुप्त हो गई, अन्यत्र स्थानों में चले गई। ठीक है, तो ऐसे दो विद्वानों के मत होते हैं। एक विद्वान कहता है सतत वृद्धि होनी चाहिए, एक विद्वान कहता है सतत वृद्धि नहीं होनी चाहिए। तो इन मतभेदों के कारण अनेक विद्वान ने अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। सबसे पहले जो चीनी दार्शनिक है, एक विद्वान का नाम है कन्फ्यूशियस। एक विद्वान है चीनी, विद्वान का नाम क्या है? कन्फ्यूशियस। कहाँ का है? चीन का है।
तो इसलिए चीनी विद्वान बोलते हैं इसको, चीनी विद्वान। ये जो कन्फ्यूशियस है, चीनी विद्वान है, इन्होंने यहाँ पे जो सभ्यताएं हैं, जो इनकी जो मान्यता है वो सभ्यता के रूप में ये थी कि जनसंख्या और जो पर्यावरण है, जनसंख्या और पर्यावरण, इन दोनों के बीच में उचित संख्यात्मक संतुलन बना रहना चाहिए। कौन कहता है ये बात? कन्फ्यूशियस कहता है। क्या कहता है? इसका क्या कहना है? इसको इन्वाइटेड में आप नोट भी कर सकते हो। ये कहता है ये कहता है जनसंख्या तथा पर्यावरण के बीच उचित संख्यात्मक संतुलन बना रहना चाहिए। ये बात कहता है कौन? कन्फ्यूशियस कहता है। इसको आप नोट भी कर सकते हो। ये कहता है जनसंख्या इतनी अधिक भी नहीं होनी चाहिए जिससे पर्यावरण को नुकसान हो, इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि पर्यावरण को यहाँ पे ये पर्यावरण ऐसे ही रहे, इसको बना ही नहीं पाए हम। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम माने तो अपने घर की बात कर लेते हैं। एक घर में जैसे 5 सदस्य हैं, वो कंफर्टेबल है, वहाँ पे अनुकूलतम दशा है उनकी कि उनको जो सुविधाएं हैं वो आसानी से वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर 5 की जगह वहाँ पे 10 सदस्य हो जाएं और वही सुख सुविधाएं वहाँ पे हो तो उनको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अगर वो 5 से कम हो जाएं तो भी उनको ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, वो ऐसे पड़ी रहेगी, वो सामान, वो सुख सुविधाएं ऐसे ही चली जाएगी। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कम हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा हो, तो दोनों में क्या हो? संतुलन बना रहना चाहिए। ये बात कहता है यहाँ पे कन्फ्यूशियस। ये कहता है पर्यावरण और जनसंख्या के बीच में संख्यात्मक रूप में एक संतुलन बना रहना चाहिए जिससे किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बात कहता है जो कन्फ्यूशियस है। इसीलिए जनसंख्या वृद्धि है उस पर नियंत्रण करना आवश्यक है। ये बात कौन कहता है? कन्फ्यूशियस कहता है कि ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो पर्यावरण को नुकसान होगा। इसलिए ये कहता है कि जनसंख्या नियंत्रण होना आवश्यक है, यानी जनसंख्या की वृद्धि पे रोक लगाना क्या है? ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे सर्वप्रथम कन्फ्यूशियस का विचार है, ये ने जनसंख्या का जो अनुकूलतम ये विचार दिया है, इस स्तर का विचार ये सबसे पहले दिया हुआ विचार है। किसका? कन्फ्यूशियस का। पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले विचार अनुकूलतम जनसंख्या का कन्फ्यूशियस ने ही प्रदान किया है, ठीक है। फिर बात करते हैं प्राचीन यूनानियों की। जो प्राचीन यूनानी है उन्होंने जनसंख्या वृद्धि पर बल दिया है। यूनानी कहाँ पर है? भूमध्य सागर के उत्तरी भागों में यूनान है, रोम है, उन क्षेत्रों में यूनानी जो हैं, यूरोपीय जो कंट्रीज में देश है यूनान, वहाँ के जो यूनानियन जो है उन्होंने जनसंख्या वृद्धि पे बल दिया है। लेकिन यहाँ पे प्लेटो है, एक प्लेटो विद्वान है उस यूनानियों के, तो उन्होंने जो जनसंख्या है उसके नियंत्रण की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा जनसंख्या नहीं होनी चाहिए, उसका नियंत्रण होना चाहिए, ठीक है। और विद्वान की बात करें तो अरस्तु और पोलिबियस है। एक विद्वान है अरस्तु, एक है पोलिबियस। ये भी यूनानी सभ्यता का जो पतन हुआ था उसके लिए जनसंख्या को ही उत्तरदायी माना कि अगर जनसंख्या वहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं होती तो वहाँ पर यूनान की जो सभ्यता थी वो नष्ट नहीं होती। जो विद्वान है अरस्तु और पोलिबियस, इन्होंने कहा कि यूनान की जो सभ्यता है उसका पतन का कारण ही क्या है? जनसंख्या ह्रास, ठीक है। और बात करें हम प्राचीन जो रोम है, रोम जो इटली वाला क्षेत्र है, रोम है, उसमें राजनीतिक और सैन्य जो विस्तार है उस विस्तार के लिए जनसंख्या वृद्धि को ही उन्होंने उत्तरदायी माना या आवश्यक माना है। उन्होंने कहा कि रोम में अगर राजनीतिक और सैन्य शक्ति प्रदान बनी रहे उसके लिए जनसंख्या वृद्धि का होना बहुत ज़रूरी है। रोम के एक शासक था, वहाँ का जो महान शासक कहलाता था ऑगस्टस है, उसने भी कहा कि जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और उन्होंने किया भी।
अगर ऑगस्टस की बात करें, जो रोम का महान प्रशासक कहलाता था, उन्होंने रोम के लिए जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए एक कानून बना डाला। वहाँ पे एक नियम बना डाला कि वहाँ पे इतने व्यक्ति हैं और यहाँ इसको इतनी वृद्धि रखना है। जैसे एक घर में 5 बच्चे होने हैं तो होने ही हैं, उन्होंने एक कानून बना दिया वहाँ पर, ठीक है। और रोम का पतन, कई विद्वान ऐसे हैं जो कि रोम के पतन की जनसंख्या घटने का कारण ही मानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि हुई, उसका पतन हो गया। और मध्य युग आया, यह तो प्राचीन समय की बात है, यूनानियों के टाइम की बात है। जब मध्य युग आया तो मध्य युग में आक्रमण ज़्यादा होते थे, युद्ध ज़्यादा होते थे, जिसके कारण वहाँ की मान्यता थी कि अगर इसने जो मध्य वाला क्षेत्र है, अगर इसमें देश बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सैन्य बल को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि उसके लिए क्या हो गई, आवश्यक हो गई। तो कुछ विद्वान ऐसे कहते हैं, कुछ विद्वान ऐसे कहते हैं। तो जर्मन विद्वान जो हैं, जो जर्मन के जितने भी विद्वान हैं, उन्होंने जनसंख्या को ही राष्ट्र की वास्तविक शक्ति बताया है। जर्मन जितने भी विद्वान होते हैं ना, जर्मनी वाले, यूरोप के कंट्रीज के देश हैं जर्मनी, उसके अंदर जितने भी विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि जनसंख्या ही राष्ट्र की वास्तविक शक्ति है। जनसंख्या के बिना राष्ट्र का कोई वजूद नहीं होता। यानी राष्ट्र तब तक बना रहेगा जब तक उसके अंदर जनसंख्या होगी, उसके अलावा ये बंजर भूमि ही कहलाएगी, ठीक है। तो इसके लिए अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। ये बात हो गई जनसंख्या के सिद्धांत की शुरू की, कि ऐसे जनसंख्या के अलग अलग मत होते हैं। कोई विद्वान कहता है जनसंख्या ज़्यादा होनी चाहिए कि उस देश की शक्ति बनी रहे। कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि जनसंख्या ज़्यादा होगी तो वहाँ की जो सभ्यताएं हैं, वहाँ के जो साधन हैं निर्वाह वाले, उनको वो हड़प लेंगे, उनको खा जाएंगे, उनका भक्षण कर जाएंगे। क्योंकि व्यक्ति ज़्यादा होते हैं, संसाधन कम होते हैं, तो उनका जल्दी से वो निपटान कर देते हैं। तो बाद में क्या करेंगे, बाद में उनको साधनों की उचित व्यवस्था नहीं हो पाएगी और वहाँ पर जो भी अलग अपराध होंगे वो अपराध बढ़ेंगे वहाँ पे, और वो देश नष्ट होने की कगार पे आएगा। तो अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार के अपने मत दिए, ठीक है। अब देखते हैं जनसंख्या वृद्धि है, उसके प्रश्न पर सर्वप्रथम जो अपना मत दिया था जनसंख्या वृद्धि के इस प्रश्न पर कि जनसंख्या वृद्धि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसके इस सवाल पर सबसे पहले जो माल्थस ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। माल्थस उस विद्वान ने अपना एक सिद्धांत दिया है और उस सिद्धांत का नाम है जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत, यानी माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत सबसे पहला इसी का विचार माना जाता है। सर रॉबर्ट माल्थस है जो ब्रिटिश अर्थशास्त्री है, जो जनांकीकी भी कहलाता है। विद्वान का नाम क्या है, माल्थस, सर रॉबर्ट माल्थस। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, उसमें इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। इसका सिद्धांत है माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत, ठीक है। इन्होंने अपना सिद्धांत 1798 में दिया था। 1798 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी, एक पुस्तक, और इस पुस्तक का नाम है, यहाँ पे हम बात करेंगे, दोनों में लिखेंगे, इंग्लिश में भी लिखेंगे और हिंदी में भी लिखेंगे, यानी एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। हिंदी में लिख लेना, एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। ये पुस्तक लिखी इन्होंने 1798 में, और इस पुस्तक में ये सिद्धांत दिया जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। इसके अनुसार, इस पुस्तक के अनुसार इन्होंने किसी समाज में, ध्यान से सुनना इसके सिद्धांत को कि क्या कहना चाह रहा है, यदि किसी समाज में प्राकृतिक रूप से जनसंख्या वृद्धि होती रहती है, किसी समाज में प्राकृतिक रूप से जनसंख्या वृद्धि होती रहती है, तो वहाँ जनसंख्या का विशाल आकार आर्थिक लाभों को सोख लेता है। ध्यान से सुनना, वापस रिपीट कर रहा हूँ
किसी समाज में प्राकृतिक रूप से जनसंख्या वृद्धि होती रहती है तो वहाँ की जनसंख्या का विशाल आकार वहाँ के आर्थिक लाभों को सोख लेता है। समझ में आया? ये कहते हैं कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो वहाँ पर उसकी जो सुख सुविधाएं हैं वो कम पड़ जाएगी, यानी वो जल्दी उसको निपटा देगी, उसके बाद में वो त्राही त्राही करने लग जाएगी। तो ये कहता है प्राकृतिक रूप से जनसंख्या वृद्धि होती रहती है तो वहाँ जनसंख्या का आकार बड़ा हो जाएगा और आर्थिक लाभ वहाँ पे कम पड़ जाएंगे। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी समाज में जनसंख्या वृद्धि के ये सिद्धांत कहता है, मैं नहीं कह रहा, माल्थस का किया हुआ वाक्य है, यदि किसी समाज में जनसंख्या वृद्धि के कृत्रिम अवरोधक उपाय नहीं किए जाएं तो, यदि किसी समाज में जनसंख्या वृद्धि के कृत्रिम अवरोधक उपाय नहीं किए जाएं तो उस समाज के या उस समाज में जनसंख्या वृद्धि गुणोत्तर रूप में बढ़ेगी। जनसंख्या वृद्धि गुणोत्तर रूप में या ज्यामितीय रूप में बढ़ेगी, जबकि भरण पोषण के साधन है वो गणितीय और समांतर रूप में बढ़ेंगे। दोनों बातें समझ लो। यदि किसी समाज में जनसंख्या वृद्धि को नहीं रोका गया, कृत्रिम अवरोधक उपाय की वजह से नहीं रोका जाए, तो उस समाज में जनसंख्या की वृद्धि कैसे बढ़ेगी? गुणोत्तर और ज्यामितीय रूप में। और वहाँ के भरण पोषण के साधन हैं वो कैसे बढ़ेंगे? गणितीय और समांतर रूप में। तो इस रूप में बढ़ेंगे। तो अब देखो कितना गैप आता है। एक बार बोर्ड पे आना, यहाँ पे देखते हैं, ये कहता है जो जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि ये तो बढ़ेगी यहाँ पे गुणोत्तर या ज्यामितीय रूप में। किस रूप में बढ़ेगी? गुणोत्तर या ज्यामितीय रूप में। ठीक है, कैसे बढ़ती है ज्यामितीय गुणोत्तर रूप में? जैसे दो का हो जाएगा 4, 4 का हो जाएगा 8, 8 का हो जाएगा 16, 16 का हो जाएगा 24, 32 और 32 का हो जाएगा 64 और आगे ऐसे ही क्रम में बढ़ती रहेगी। यहाँ पे गुणोत्तर रूप कैसे चलता है? 2 का गुणा 2 4, 4, 4 का 8, यहाँ 2 का 4, 4 का दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, फिर 256, ऐसे ही बढ़ती रहेगी। ये गुणोत्तर रूप होता है, ये ज्यामितीय रूप होता है, ये कहता है माल्थस। ठीक है, और यहाँ इसकी जनसंख्या का भरण पोषण के साधन हैं, के साधन वो बढ़ेंगे गणितीय रूप में, गणितीय अथवा समांतर रूप में, अथवा समांतर रूप में। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये बढ़ेगा। माल्थस इस सिद्धांत में ये बात सबसे पहले कही थी, यही बात पे जोर दिया है। कौन सी बात पे? कि अगर जनसंख्या वृद्धि अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो समाज में जनसंख्या बढ़ेगी गुणोत्तर रूप में, ज्यामितीय रूप में, यानी 1 2 4 8 32 16 32 64 ऐसे। ठीक है, गणितीय रूप में या समांतर रूप में बढ़ेगा। अगर भरण पोषण बढ़ेगा वो बढ़ेगा किस रूप में? 1 2 3 4 5 6 ऐसे गणितीय रूप में। तो आप देखो ये तो 1 2 3 4 तक पहुंचेंगे, ये 32 तक पहुंच गए, ये 7 तक पहुंचेगा, तब तक 128 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक इस रूप में अगर हम बात करें, यदि किसी देश में अगर 25 वर्ष में जनसंख्या दुगुनी होती है,
25 वर्ष में जनसंख्या दुगुनी होती है तो 2 शताब्दियों में वही जनसंख्या तथा निर्वाह है, जो निर्वाह का साधन है, भरण पोषण का साधन है, उन दोनों में अनुपात इतना हो जाएगा कि एक अनुपात हम देख सकते हैं जिसे 256 के बराबर 9, यहाँ गणितीय रूप है और ये गुणोत्तर रूप है, यानी इतना अनुपात आ जाएगा 2 शताब्दियों में, यानी जनसंख्या और भरण पोषण के साधनों के बीच में इतना अनुपात हम देख सकते हैं फिर। ठीक है, जनसंख्या, ये कहता है माल्थस, जनसंख्या व निर्वाह के बीच अंतराल बढ़ने पर साधनों के ऊपर मानव का दबाव ज़्यादा हो जाएगा या बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? जनसंख्या क्या हो जाएगी? ज़्यादा, साधन क्या हो जाएंगे? कम। जनसंख्या क्या हो जाएगी? ज़्यादा, तो दबाव किस पे बढ़ेगा? जैसे मानो 64 है, 64 यहाँ पे दबाव 7 पर है, 7 इसका भरण पोषण कर रहे हैं। अब यहाँ 128 हो गया तो ये 8 पर है, तो 8 का हो गया। 256 वाला देखो कितना बढ़ रहा है, डबल हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ तो क्या है, क्रम से चले, अभी 9 तक पहुँचे और इतनी जनसंख्या बढ़ गई, तो जनसंख्या का दबाव कहाँ पर है? मानव जनसंख्या का दबाव कहाँ है? इस भरण पोषण के साधनों पर है। ठीक है, जिससे समाज 2 वर्गों में बंट जाता है। अगर ऐसा हो जाएगा, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी तो समाज भी 2 वर्गों में बंट जाएगा। एक समाज हो जाएगा धनी वर्ग, एक समाज हो जाएगा निर्धन वर्ग, 2 वर्गों में बंटेगा। या तो एक तो होगा धनी वर्ग हो जाएगा, एक निर्धन होगा। धनी हमेशा धनात्मक ही रहेगा, यानी धनी जो है व्यक्ति वो उत्पादन के समस्त जितने भी कार्य हैं उनका स्वामी बन जाएगा। ठीक है, और कालांतर में धनी अधिक धनवान बनता रहेगा और जो निर्धन है वो निर्धनतम होता चला जाएगा। धनी जब जनसंख्या क्या होगी, फिर सीमित होगी, जबकि जो निर्धन व्यक्ति होंगे उनकी जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि होगी। आप देखते होंगे समाज में जो शिक्षित और धनी व्यक्ति होते हैं उनके बच्चे 1 या 2 रहते हैं, जबकि गरीब परिवार होता है उनके आप देखते होंगे एक व्यक्ति के 5-6 बच्चे होते हैं। ठीक है, तो धनी व्यक्ति हमेशा धनवान रहेगा और निर्धन व्यक्ति हमेशा निर्धनतम होता चला जाएगा। उसका मूल कारण क्या है कि वहाँ पर जो पूंजीवादी व्यवस्था है, उस समाज में जो अर्थव्यवस्था पूंजीवादी वो है। माल्थस के इस मत से, ये जो मत है इसमें देरी से विवाह उन्होंने नियंत्रण के उपाय बताए हैं। माल्थस ने इस मत के अनुसार देरी से विवाह तथा नैतिक जो नियंत्रण होता है उसको जनसंख्या वृद्धि को रोकने के प्रभावी तरीके हैं। ठीक है, जो निरोधात्मक कारक हैं उनके द्वारा जनसंख्या को हम सीमित रूप में रोक सकते हैं। इसके अलावा भी, इसके विपरीत भी हम कह सकते हैं, जैसे युद्ध हो उसके अंदर जनसंख्या स्थिर रहती है। ठीक है, महामारियां हैं और जो भी दुर्भिक्ष है जैसे भूकंप है, ऐसे जो क्षेत्र में है, ऐसे जो कारक होते हैं उनको माल्थस ने धनात्मक कारक बताया है कि जनसंख्या को कंट्रोल करने का ये भी एक तरीका है। ठीक है, माल्थस ने वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए आत्मनियंत्रण और सामाजिक जो दायित्व होते हैं उन पर बल दिया है। ठीक है, इसके लिए निर्धन को शिक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया है इन्होंने कि जितना भी निर्धन को हम शिक्षित करेंगे तो वो समझदार बनेगा और जनसंख्या को वृद्धि करने में कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो इसके लिए आगे हम बात करें, माल्थस ने कुछ पहलू हैं इसके, माल्थस के जिनकी बहुत ज़्यादा आलोचना की गई थी माल्थस के द्वारा की गई बातों की, कि एक इसके आलोचकों में हम सबसे प्रमुख मान सकते हैं कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स एक विद्वान है, उस कार्ल मार्क्स ने इस जो माल्थस है उसकी आलोचना की कि माल्थस ने ये बात जो कही थी उसके अपेक्षा उन्होंने, कार्ल मार्क्स ने कहा कि समाज है, उस समाज में जो निर्धनता है वो इस जनसंख्या की वृद्धि के कारण नहीं है, जबकि वो कैसे है, वो निर्धनता क्यों है, अन्यायपूर्ण पूंजीवादी व्यवस्था के कारण। यह बात किसने कही? कार्ल मार्क्स ने। ये बात कार्ल मार्क्स ने कही कि निर्धनता जो समाज में है वो समाज में निर्धनता किसके कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण नहीं है, वो किसके कारण है, जो पूंजीवादी व्यवस्था है समाज में उसके कारण है। जो धनी व्यक्ति हर चीज़ पे कब्जा जमाए रहते हैं उनके कारण निर्धन को वहाँ पर उस क्षेत्रों से दूर रखते हैं, तो जिसके वजह से वहाँ पे निर्धनता फैलती है।
और जबकि माल्थस कहता है ज़्यादा जनसंख्या होगी तो धनी और निर्धन होंगे और निर्धन हमेशा निर्धन ही होता रहेगा, ये माल्थस कहता है, जबकि कार्ल मार्क्स ये बात नहीं कहता है। ठीक है। आयरलैंड और जैसे यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, वो सब देश भी, उसका कोई भी देश ऐसा नहीं है कि जो माल्थस की जो भविष्यवाणी है उस पर मतलब उस पर भरोसा किया हो या उसके ऊपर खरा उतरा हो। ठीक है। माल्थस पर भी आरोप लगाया, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया, उनकी जो प्रतिक्रियावादी जो विचार थे वो जनांगीकी विज्ञान में विकास में बाधा डालते हैं। ये कौन कहते हैं? ये विद्वान कहते हैं कि माल्थस ने जो अपने सिद्धांत में बातें बताई हैं वो एक जनांगीकी जो आर्थिक विकास है या जनांगीकी विज्ञान में जो विकास हो रहा है उनमें भी एक बाधा का कार्य करता है। लेकिन माल्थस जो विद्वान है उन्होंने अनेक दोष होने के बावजूद भी इसका महत्व रहा है, इसलिए रहा है कि इसका जो जनसंख्या व जो निर्वाह के साधन के रूप में जो अनुपात है वो कहीं ना कहीं इसका संबंध है वो सही बैठता है। यानी जनसंख्या को ये समझ में आना है कि अगर माल्थस ने ऐसा नहीं किया होता तो हमारे दिमाग में ऐसा विचार ही नहीं आया होता, तो कहीं ना कहीं इस सिद्धांत का मानव जनसंख्या पर भी यहाँ पे प्रभाव पड़ा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस माल्थस के द्वारा जो पहल की गई इस सिद्धांतों की उस श्रेणी में माल्थस को सबसे प्रमुख माना जाता है। ये माल्थस का सिद्धांत है, माल्थस का जनसंख्या संबंधी सिद्धांत, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। तो इसमें एक इसकी पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम क्या था? एन एसे प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें इन्होंने इतनी बातें की है। मुख्य बात क्या है? इन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि को नहीं रोका गया तो जनसंख्या वृद्धि गुणोत्तर और ज्यामितीय रूप में बढ़ेगी और भरण पोषण के साधन गणितीय और समांतर रूप में बढ़ेंगे। तो इस बात को ध्यान में रख करके अनेक विद्वानों के साथ में उनकी कटाक्ष होती रही और चलती रही, जिसके कारण इस सिद्धांत में अगर किसी सिद्धांत की आलोचना नहीं होगी तो वो सिद्धांत ज़्यादा प्रसिद्ध भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके हर एक चीज़ की कमी निकालना बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से उस जो बातें हो रही थी उसके बारे में हमें भी जानकारी प्राप्त हो। ठीक है। तो ये सिद्धांत था माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। इसके बाद में हम दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे जो कि यहाँ पे नोटेस्टिन थॉमसन का सिद्धांत था, जनसंख्या परिवर्तन सिद्धांत, यानी पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी, जिसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।